U95 हिंदी। 3 लोगों ने मोहुआ को घेर लिया, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए अधिक घबराया हुआ और थका हुआ लग रहा था। यिन थंडर चाइल्ड और उसके साथियों ने संतुष्टि के साथ उपहास किया, उन्हें विश्वास था कि वे 10 राउंड के भीतर लड़के को पकड़ सकते हैं। लेकिन केवल 3 राउंड के बाद मोहुआ ने एक चालाक मुस्कान बिखेरी, अवसर का फायदा उठाया और तेजी से अपनी उंगलियों से तीनों हमलावरों के चेहरों की ओर लगातार आग के गोले दागे। हमला बिजली की तरह तेज था। अचानक आग के गोले तीनों व्यक्तियों के चेहरे पर आकर लगे। चोटें मामूली थीं, लेकिन उनके चेहरे झुलस गए थे और अस्त व्यस्त हो गए थे, तथा उनका एकजुट हमला विफल हो गया, जिससे उनके हृदय क्रोध से भर गए। उस क्षण मोहुआ की गति तकनीक और भी तेज हो गई। वह पानी की तरह बहता हुआ घेरे से निकलकर पास के एक उपवन की ओर दौड़ा। तभी यिन थंडर चाइल्ड और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और उन्होंने मन ही मन शाप दिया। कितना चालाक बच्चा है! इतनी तेज फायरबॉल तकनीक और भी तेज गति तकनीक। इस बच्चे के पास उनके द्वारा करीब से पीछा किए जाने के बावजूद अभी भी चालें छिपी हुई थीं, जो अप्रत्याशित रूप से बच निकलने के लिए किसी चाल की प्रतीक्षा कर रहा था। और वास्तव में वह भागने में सफल रहा। ये बहुत बड़ी अपमानजनक बात थी। कियाओ लाओवू और उसके आदमियों ने अपने चेहरों पर लगी कालिख की परवाह न करते हुए पीछा जारी रखा। मोहुआ दौड़ता रहा, आगे का जंगल लगभग उसकी पहुंच में था। वह भागने ही वाला था कि अचानक एक बड़ी आकृति सामने आ गई। अग्निबुद्ध। मोहुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उससे रुकना पड़ा। पीछे से कियाओ लाओवू और उसके आदमी आगे बढ़े और दृढ़ता से खड़े हो गए। साथ में फायर बुद्धा के साथ उन्होंने मोहुआ को घेर लिया। अभी भी गुस्से में तीनों लोगों ने मोहुआ का मजाक उड़ाया। तुम फिर से दौड़ना चाहते हो, बच्चे? मोहुआ ने उनकी उपेक्षा की और स्थिर पर्वत जैसे अग्निबुद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर अपनी उंगलियों को फड़फड़ाया और अग्निबुद्ध पर सीधे 3 आग के गोले दागे। वह अग्निबुद्ध की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से अग्निबुद्ध ने बचाव नहीं किया। वह स्थिर खड़े रहे और तीनों आग के गोलों का सामना किया। जैसे ही आग के गोले अग्निबुद्ध से टकराए, वे गायब हो गए, मानो समुद्र में डूब गए हों, और बिना किसी व्यवधान के तुरंत परिष्कृत हो गए। मोहुआ हैरान रह गया। क्या हो रहा था? अग्निबुद्ध ने अविचलित होकर हल्के से कहा, आपकी यह फायरबॉल तकनीक औसत दर्जे की है, मैं आपको सिखाता हूं। अग्निबुद्ध ने अपनी भुजाएं फैला दी। उनका शरीर घूमती हुई अग्निक्यूई से घिरा हुआ था। उनकी आंखें रक्तिम लाल थीं, जो आग के समुद्र के समान थीं। इतनी मजबूत उपस्थिति! मोहुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, अग्निबुद्ध की आभा को महसूस करने के लिए अपनी दिव्य इंद्री को मुक्त किया और पाया कि अग्निबुद्ध की छाती के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे 2 लपटें जल रही हों। ये ज्वालाएं अत्यंत भयंकर थीं और 2 हृदयों के समान प्रतीत होती थीं, जो एक ही स्रोत से उत्पन्न हो रही थीं तथा अग्निबुद्ध के भीतर स्थित थीं, जिनमें अपार अग्नि आध्यात्मिक शक्ति समाहित थी। क्या ये उल्का अग्नि निषिद्ध कला की विशेषता हो सकती है? निषेध का उल्लंघन करते हुए मंत्रों को बढ़ाने के लिए शरीर के भीतर 2 अग्नि गेंदों को हृदय के रूप में प्रत्यारोपित करना। क्या ये वास्तविक उच्च स्तरीय अग्नि मंत्र था? यिन थंडर चाइल्ड और उसके साथी लगातार तिरस्कारपूर्वक हंसते रहे तथा मोहुआ का मजाक उड़ाते रहे कि वह स्वयं को अधिक महत्व दे रहा है और फायर बुद्ध के सामने अपनी फायरबॉल तकनीक का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। मोहुआ इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अग्निबुद्ध की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मेरी फायरबॉल तकनीक सिर्फ यही नहीं है। अग्निबुद्ध आश्चर्यचकित हुए, फिर उन्होंने गहरी दिलचस्पी दिखाई। तो फिर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। वह वास्तव में दिलचस्पी रखता था। बड़े भाई, शायद हमें पहले करना चाहिए। कियाओ लाओवू निराश होकर आगे की परेशानी से बचने के लिए मोहुआ को पकड़ना चाहता था। अग्निबुद्ध की चाकू जैसी तीखी निगाह ने कियाओ लाओवू को भय से भर दिया, जिससे उसे अपने शब्द निगलने और चुप रहने पर मजबूर होना पड़ा। अग्निबुद्ध फिर मोहुआ की ओर मुड़े और कृपापूर्वक बोले, आए मुझे दिखाएं। ठीक है। मोहुआ की निगाहें कठोर हो गईं, उनमें लड़ने की इच्छा और भाग्य के प्रति समर्पण का भाव भर गया। ये तकनीक मैं अपने जीवन में केवल एक बार उपयोग करूंगा, मोहुआ ने गंभीरता से कहा। उनके शब्द अग्निबुद्ध पर भारी पड़ रहे थे। फिर मोहुआ ने हाथ की मुहरें बनानी शुरू की, जो विचित्र, जटिल और प्रतीत होता है कि निरर्थक इशारों की एक श्रृंखला थी। मोहुआ ने गंभीर होकर इन मुद्राओं को बनाने में काफी समय लगाया, ऐसा दिखावा किया जैसे वह एक शक्तिशाली चाल की तैयारी कर रही है, तथा ऐसा माहौल बनाया कि यह तकनीक अत्यधिक शक्तिशाली है और इसे प्रभावी होने में काफी समय लगता है।
वास्तव में वह इस तकनीक का उपयोग अपने जीवन में केवल एक बार ही कर सके, क्योंकि ये सभी हस्त मुद्राएं मौके पर ही तैयार की गई थीं। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह उन्हें पुनः ठीक उसी रूप में आविष्कार कर सकेगा। लेकिन अग्निबुद्ध को यह पता नहीं था। मोहुआ की गहराई को समझने में असमर्थ और मोहुआ क्या कर रहा था, इस बारे में अनिश्चित, उसने अपने साधक के अंतर्ज्ञान का अनुसरण किया कि अज्ञात हमेशा खतरनाक होता है। अंत में जब मोहुआ ने अपने हाथों की मुहरें समाप्त कर ली तो वह अचानक चिल्लाया। उसके बाएं और दाएं हाथ में एक आग का गोला दिखाई दिया। इस कदम से अग्निबुद्ध को सचमुच झटका लगा। एक साथ दो मंत्र डालें। यिन थंडर चाइल्ड और उसके अनुयायियों को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अग्निबुद्ध, जो मंत्रों में पारंगत थे, जानते थे कि यह सरल दिखने वाला कदम सैद्धांतिक रूप से जटिल और अत्यंत कठिन था। क्या ये बच्चा गंभीर था? अग्निबुद्ध स्वाभाविक रूप से सतर्क थे। उन्होंने सहज रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया, जिससे उनके सामने अग्नि क्यूई अवरोध बन गया। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रियों को चरम सीमा तक धकेल दिया तथा दोनों अग्निगोलों को मोड़कर विकृत कर दिया, तथा फिर अपने हाथों को एक साथ ताली बजाकर दोनों अग्निगोलों को तेजी से टकराने पर मजबूर कर दिया। इस कदम से अग्निबुद्ध को अचानक चिंता हुई। उसने अपने हाथों को घुमाकर अपने सामने अग्नि कवच बना लिया और मोहुआ की तकनीक को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन जो उन्होंने अनुमान लगाया था, आध्यात्मिक शक्ति का उभार, भयंकर विस्फोट और विचित्र मंत्र, वह घटित नहीं हुआ। मोहुआ के दोनों आग के गोले आपस में नहीं टकराए, वे दोनों रास्ता भटक गए, आगे की ओर उड़ गए, जमीन पर फट गए तथा पत्थर और धूल के टुकड़े उछालने लगे। अग्निबुद्ध और उनके साथी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था। कुछ क्षणों के बाद जब धूल जम गई तो उन्हें होश आया और उन्होंने पाया कि मोहुआ फिर से फिसल गया था। अग्निबुद्ध का चेहरा अविश्वसनीय रूप से खट्टा हो गया। उसके साथ धोखा हुआ था। कुछ शक्तिशाली फायरबॉल तकनीक, सब बकवास है। कियान राज्य में बिताए गए वर्षों में अनगिनत अपराध करने और असंख्य लोगों की हत्या करने के बाद कभी किसी ने उसका इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की थी। एक अपरिपक्व बच्चा, अभी तक दूध छुड़ाया नहीं गया, फिर भी इतना दुस्साहसी। अग्निबुद्ध की आंखों में हत्या की मंशा की चमक दिखाई दी जब उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम दौड़ सकते हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम ये कैसे कर पाते हो। चारों व्यक्ति हवा की तरह तेज मोहुआ का पीछा करते हुए जंगल में अंदर तक चले गए, जहां उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें केवल सरसराते हुए पेड़ ही दिखाई दिए। मोहुआ का कोई पता नहीं चला। कियाओ लाओवू ने भौहें चढ़ाईं, वो बदमाश कहाँ है? यिन थंडर चाइल्ड की अभिव्यक्ति भी बदसूरत थी। जंगल में छिप रहे हो? वह कहाँ छिपा था? भूमिगत? जमीन पर तो कोई निशान नहीं है, फिर वह भूमिगत कैसे हो सकता है? तो फिर यह होना चाहिए। चारों ने एक दूसरे को देखा, उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। छुपाने की तकनीक, इस बदमाश ने तो असल में छिपाने की तकनीक सीख ली है। कियाओ लाओवू ने जोर से गाली दी, धिक्कार है, यह मछली की तरह फिसलन भरा है और इसे पकड़ना मुश्किल है, और यह खुद को छिपा भी सकता है। ये तो भूत देखने जैसा है। आखिर हम उसे कैसे पकड़ेंगे? अग्निबुद्ध और अन्य लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा था कि वह बच्चा जवान था, हरकतों में माहिर था और जाहिर है उसने कड़ी ट्रेनिंग भी ली थी। उन्होंने कहाँ सोचा था कि उसने छिपना भी सीख लिया होगा। उचित मंत्रों के बजाय उसने इन घृणित अस्पष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया। सचमुच एक कुटिल छोटी सी बात। ये सही नहीं है। यिन थंडर चाइल्ड ने कुछ सोचा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये बदमाश नींव स्थापना के प्रारंभिक चरण में है। भले ही उसने छिपाव तकनीक सीख ली हो, फिर भी वह हमें, जो नींव स्थापना के अंतिम चरण में है, अपनी दिव्य इंद्रियों से कैसे मूर्ख बना सकता है? उसकी छिपाने की तकनीक में कुछ अजीब बात है। क्या उसकी दिव्य भावना बहुत प्रबल है, अपनी उपस्थिति को छुपा रही है? कियाओ लाओवू ने संदेह से कहा। यिन थंडर चाइल्ड ने उपहास किया, आप क्या बकवास कर रहे हैं? प्रारंभिक अवस्था में एक साधारण बदमाश, उसकी दिव्य भावना कितनी मजबूत हो सकती है? अधिकतम 12 या 13 पैटर्न, मानो वह स्वर्ग तक पहुंच सकता है। कियाओ लाओवू ने गुस्से से जवाब दिया, तो फिर आप मुझे बताइए, इसका कारण क्या है? यिन थंडर चाइल्ड की निगाहें तेज हो गईं। ऐसा होना चाहिए कि उसकी छिपाने की तकनीक अत्यंत परिष्कृत है। बकवास। कियाओ लाओवू ने गाली दी, छिपे हुए एल्डर सेकंड 200 साल से ज्यादा जिंदा रहे और सिर्फ अपनी छिपने की तकनीक में ही महारत हासिल कर पाए। इस बदमाश की उम्र क्या है? इसके पास इतना अनुभव कितना होगा कि वह इसमें इतनी महारत हासिल कर सके?
यिन थंडर चाइल्ड का चेहरा लाल हो गया, फिर भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। भूत चेहरा शाह, जो अब तक चुप था, अचानक भौहें चढ़ाते हुए बोला, ये छिपाने की तकनीक अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है। क्या ये हो सकता है? भूत चेहरा शाह का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। छिपे हुए एल्डर सेकंड का -5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल। तीनों चौंक गए। अग्नि बुद्ध की दृष्टि भी धुंधली हो गई। असंभव। यिन थंडर चाइल्ड ने अपना सिर हिलाया। यही हिडन एल्डर सेकंड की विशेषता थी, उसके जीवित रहने का साधन। वह इस कौशल को बहुत बारीकी से रखता था और कभी किसी को नहीं बताता था। छिपा हुआ एल्डर सेकंड अंदर चला गया। ठीक है, जेल समुद्र जितनी गहरी है, वह शायद जीवित बाहर नहीं आएगा, बल्कि संभवतः अपनी जान अंदर ही छोड़ जाएगा। ताओवादी जेल में प्रवेश करते समय और मृत्यु के सन्निकट होने पर छिपे हुए एल्डर सेकंड निश्चित रूप से इसका खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी मामले में यह एक निश्चित मृत्यु है। उसके पकड़े जाने से पहले क्या हुआ था? उसके पकड़े जाने से पहले इसका इस बदमाश से क्या संबंध है? क्या यह हो सकता है कि इसी बदमाश ने हिडन एल्डर सेकंड को पकड़वाया था? इसके अलावा हिडन एल्डर सेकंड कठिन था। जब उसे पकड़ लिया गया और बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि जब उसके दांत तोड़ दिए गए और निगल लिए गए, तब भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही उसने चुपके तकनीक का मंत्र सौंपा। उसका मुंह खोलना आसान नहीं था। इसके अतिरिक्त यिन थंडर चाइल्ड ने फिर से पहाड़ी जंगल के चारों ओर देखा। उसकी आंखों में एक सतर्क नजर थी। इस तरह का एक छिपाव, मौन और निशान रहित, निशान मिटाते हुए भी दिव्य संवेदना से छिपता हुआ, बिना कोई निशान छोड़े। यहां तक कि हिडन एल्डर सेकंड भी इस सीमा तक नहीं पहुंच सका। कियाओ लाओवू ने हताश होकर कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हर जगह खोजना चाहिए। पहाड़ का जंगल इतना विशाल है, हम कैसे खोज सकते हैं? पहाड़ में आग लगा दो। क्या आप मौत चाहते हैं? अभी ताओवादी दरबार के कुत्तों को आकर्षित करके हम अपना काम कैसे जारी रख सकते हैं? कियाओ लाओवू क्रोधित हो गया, तो फिर हम क्या करें? यिन थंडर चाइल्ड ने भौहें चढ़ाई और अग्नि बुद्ध की ओर मुड़ा, जो आगे चल रहे थे। अग्नि बुद्ध की आंखें भयंकर थीं, लेकिन फिर वे शांत हो गए। उनकी अभिव्यक्ति दयालु हो गई, उनकी आवाज कोमल हो गई। रहने दो, स्वर्ग सभी जीवन को महत्व देता है, चलो अभी के लिए उसका जीवन छोड़ दें। देर हो रही है और हमें अभी भी महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना है। कियाओ लाओवू असंतुष्ट था। मोहुआ ने उसके साथ खिलवाड़ किया था। वह चाहता था कि वह मोहुआ को तुरंत मार डाले, लेकिन वह अग्नि बुद्ध की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सका, इसलिए उसने इस घृणा को अपने अंदर ही दबा लिया, ये सोचकर कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह उस बदमाश को खूनी कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देगा। समूह पीछे मुड़ा और चला गया। कुछ दर्जन कदम चलने के बाद अग्नि बुद्ध अचानक रुक गए। कियाओ लाओवू और अन्य लोग थोड़ा चौंके और अग्नि बुद्ध की ओर देखने लगे। जिन्हें कुछ याद आ गया था, उनकी अभिव्यक्ति उलझन भरी थी। बड़े भाई, क्या बात है? अग्नि बुद्ध ने एक क्षण के लिए सोचा। उलझन में उस छोटे साधक ने हमें कैसे पहचाना? एक व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन वह चारों को एक साथ कैसे पहचान सकता है? यिन थंडर चाइल्ड और अन्य लोगों ने भी भौहें चढ़ाईं। क्या ये बदमाश ताओवादी दरबार का कोई छोटा नौकर हो सकता है? ताओवादी दरबार के मूर्ख ऐसे चालाक नौकर को नहीं पाल सकते। ये हो सकता है। यिन थंडर चाइल्ड की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह रक्त वाचा सूची, क्या यह उसके हाथों में गिर गई? अग्नि बुद्ध की आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठी, लेकिन अंततः उन्होंने अपना सिर हिलाया। ऐसा संयोग नहीं होना चाहिए था। इतनी गुप्त चीज, ये संयोग से इस अपरिचित छोटे बच्चे के हाथों में कैसे पड़ सकती है? इसके अलावा इसे सीलिंग पैटर्न और सीक्रेट पैटर्न के साथ सील किया गया था। इसके अंदर के रहस्य, जिन्हें कोई छोटा साधक भी नहीं समझ सकता। लेकिन यिन थंडर चाइल्ड और अन्य लोग और भी अधिक हैरान थे। अग्नि बुद्ध ने सभी भावनाओं को शांत किया, एक करुणामय व्यवहार अपनाया, पहाड़ी जंगल की ओर देखने लगे जहां मोहुआ गायब हो गया था। उनकी आवाज खाली और मधुर थी। हमें महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस छोटे साधक के लिए हम फिर मिलेंगे। अग्नि बुद्ध की दृष्टि तीव्र थी, जैसे कर्म अग्नि जल रही हो तथा ठंडे जानलेवा इरादे से भरी हुई हो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अग्नि मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। वह गंभीरतापूर्वक मुड़ा और पश्चिम की ओर चला गया। कियाओ लाओवू और उसका समूह भी जंगल को भयंकर देवताओं और राक्षसों की तरह घूर रहा था। उसके बाद वे क्रोधित होकर अग्नि बुद्ध का पीछा करने लगे। ... तब तक मोहुआ का शरीर जंगल से गायब हो चुका था।
मो हुआ ने पहले ही जंगल में छिपी लकड़ी की ऊर्जा और माइनर 5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल का उपयोग चुपचाप भागने के लिए किया था। अग्नि बुद्ध खतरनाक था, अन्य तीन भी कोई आसान खिलाड़ी नहीं थे। चूंकि वह उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए स्वाभाविक उपाय ये था कि आगे की जटिलताओं से बचने के लिए जल्दी ही भाग निकला जाए। गुप्त तकनीक का प्रयोग करने और जंगल में गहराई तक जाने के बाद, तथा ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने अग्निबुद्ध और उसके 3 साथियों को झटक दिया है, पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरने के बाद वह अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों की प्रतीक्षा करने के लिए लुवान पर्वतीय शहर के द्वार पर वापस आ गया। सुरक्षा के लिए वह अभी भी छिपाने की तकनीक का उपयोग कर रहा था। लगभग 30 मिनट बाद शहर के भीड़ भाड़ वाले द्वार पर 2 सुंदर आकृतियां प्रकट हुईं। यह मुरोव कयून था, जो रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए था और उसका रूप बहुत ही आकर्षक था, और हुआ कियान, जो सैकड़ों फूलों से सजी हुई पोशाक पहने हुए थी और जीवंत दिख रही थी। ओयांग फेंग और शांगुआनजू उनके ठीक पीछे आए। मो हुआ ने राहत की सांस ली, छिपाने की तकनीक वापस ले ली और उनका अभिवादन करने के लिए हाथ हिलाया। वरिष्ठ भाइयों, वरिष्ठ बहनों। मो हुआ को देखकर मुरोव कयून आश्चर्य के साथ उसके पास आया और पूछा, छोटे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चाय की दुकान पर चाय नहीं पी रहे थे? मैं कुछ बुरे लोगों से टकरा गया। मो हुआ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। बुरे लोग? मुरोव कयून और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चिंता से मो हुआ की ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं बच निकला। वे जूनियर भाई मो को मारना चाहते थे। ओयांग फैंग की निगाहें ठंडी पड़ गईं, और मुरोव कयून और अन्य लोग गुस्से में दिखे। वे लोग कहाँ हैं? मो हुआ को उनकी चिंता से राहत महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। वो समूह, उनमें से 4 थे, कम से कम 2 फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज पर थे और नेता ने निश्चित तकनीकें सीखी थीं। बहुत खतरनाक। नींव की स्थापना का अंतिम चरण। निश्चित तकनीकें। मुरोव कयून के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ गई। उसने मो हुआ को फिर से गौर से देखा और पाया कि उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, जिससे वह निश्चिंत हो गई। हालांकि वह भी आश्चर्यचकित थी जब उसने पूछा, और आप उनसे बच निकलने में कामयाब रहे? मो हुआ ने जवाब दिया, मैं भाग्यशाली था और सौभाग्य से बच गया। तो ठीक है। मुरोव कयून ने आगे कोई जांच नहीं की। उनके इस कनिष्ठ भाई के पास यदि और कुछ नहीं तो अनेक प्रकार की विचित्र जीवन रक्षक विधियां थीं। लेकिन फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज पर उन लोगों के घेरे से अकेले बच निकलना अभी भी थोड़ा बेतुका था। ओयांग फैन की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब वह विचार कर रहा था। उनमें से 4, जिनमें से कम 2 फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में हैं, हमारे पास ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों को इसकी सूचना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लुवान माउंटेन सिटी स्थित ताओवादी न्यायालय शायद पर्याप्त न हो। कियानिक्सुए राज्य सीमा के ताओवादी न्यायालय में रिपोर्ट करना अधिक सुरक्षित है। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। मो हुआ ने भी बार बार सिर हिलाया। वह भी यही सोच रहा था। यदि अंकल गू ने जो कहा वह सही था, तो यह अग्निबुद्ध अपने शक्तिशाली मंत्रों के साथ द्वितीय श्रेणी से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। यहां तक कि अगर लुवान माउंटेन सिटी के द्वितीय श्रेणी ताओवादी न्यायालय ने किसी को पीछा करने के लिए भेजा, तो वे संभवतः उल्का अग्नि कौशल के तहत साफ तौर पर नष्ट हो जाएंगे। सबसे अच्छा यही था कि कियानिक्सुए राज्य सीमा पर वापस जाएं और 5वीं श्रेणी के ताओवादी न्यायालय में रिपोर्ट करें। बिना देर किए उन्होंने एक गाड़ी किराए पर ली और तुरंत रवाना हो गए। आधे दिन बाद वे कियानशुए राज्य की सीमा पर वापस पहुंचे, ताओवादी न्यायालय के भव्य द्वार में प्रवेश किया, मुख्य प्रवर्तन नेता का पता लगाया और कहा कि वे एक अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। हालांकि अपराध की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी जटिल और धीमी थी। मो हुआ ने संक्षेप में पूरी कहानी बताई और पाप साधकों के नामों की एक लंबी सूची भी बताई। रक्त लकड़हारा, यिन थंडर चाइल्ड, भूत चेहरा शाह, अग्नि बुद्ध। प्रवर्तन नेता ने सोचा कि मो हुआ मजाक कर रही है। कुछ देर के लिए वह हक्का बक्का, हैरान परेशान खड़ा रहा। तुम्हें कैसे पता कि उन चारों के नाम ये हैं? 5वीं श्रेणी के राज्य की सीमा इतनी विशाल और सभी प्रकार के लोगों से भरी हुई थी, जिसमें अनेक पाप साधक और दुष्ट साधक थे। वह इनमें से कुछ नामों से अपरिचित था। एक छोटा साधक उन्हें कैसे पहचान सकता है? वे बातें कर रहे थे और मैंने सुन लिया। मो हुआ को तुरंत बहाना मिल गया। प्रवर्तन नेता को संदेह हुआ। ऐसा नहीं था कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन उनके लिए इस पर विश्वास करना कठिन था, और एक क्षण के लिए वे अनिर्णित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए।
उसे टालमटोल करते देख महुआ ने कहा, सुपरवाइजर गू कहाँ है? मैं उससे बात करूंगा। आप सुपरवाइजर गू को जानते हैं? हाँ, महुआ ने सिर हिलाया। अंकल गू के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। प्रवर्तन नेता अविश्वास से भरे दिखे। वह पर्यवेक्षक गू जो एक ठंडे चेहरे वाले न्यायाधीश की तरह कठोर था, जो सभी को नीची नजर से देखता था। क्या आप जैसे मामूली साधक के साथ उसका अच्छा रिश्ता हो सकता है? पर्यवेक्षक गू सरकारी कर्तव्यों में व्यस्त है। ये गंभीर है, महुआ ने गंभीरता से कहा, फिर अपनी आवाज धीमी की और प्रवर्तन अधिकारी की ओर देखा। अंकल गू बहुत ही तुच्छ है। अगर आपने इसकी सूचना देर से दी तो सावधान रहें, वे आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ये सुनकर प्रवर्तन नेता चौंक गया। पाप साधकों की बात सच थी या झूठ, इस बारे में वह निश्चित नहीं था, लेकिन एक बात जो युवा साधक ने गलत नहीं समझी थी। पर्यवेक्षक गू सचमुच तुच्छ था, और यह कहने का साहस करना कि एक तुच्छ पर्यवेक्षक गू तुच्छ था, बाकी सब बातों के अलावा कम से कम एक असाधारण साहस और अंतर्दृष्टि को दर्शाता है। ठीक है, मैं तुम्हें सुपरवाइजर गू से मिलवाता हूं। प्रवर्तन नेता ने तुरंत सहमति दे दी, फिर मुड़कर याद दिलाया, लेकिन यह मत कहना कि मैं ही तुम्हें लाया था। ठीक है। इसलिए मुरोग कयून हॉल में प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि प्रवर्तन नेता महुआ को भव्य और राजसी ताओवादी न्यायालय से होते हुए ले जा रहा था, जो ऊंचे मंडपों से भरा हुआ था तथा बाएं और दाएं मुड़कर न्यायालय कार्यालय की ओर ले जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि गू चांगहुआ यहीं पर ताओवादी न्यायालय के लिए अपने कार्यालयीन कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। महुआ पहले कभी यहाँ नहीं आया था और उसने मन ही मन रास्ता याद कर लिया था। अगली बार जब कोई समस्या होगी तो वह सीधे अंकल गू के दरवाजे पर दस्तक दे सकेगा। प्रवर्तन नेता ने केवल महुआ को दरवाजे तक लाने का साहस किया, फिर चुपचाप चले गए। महुआ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि अंकल गू को ताओवादी दरबार में पसंद नहीं किया जाता था। हर कोई उससे डरता था। अपने आप से विपरीत वह बहुत प्यारा था। बाहर ताओवादी कोर्ट के दफ्तर में एक पुरानी घंटी लगी थी। महुआ ने उसे हल्के से हिलाया और एक तीखी आवाज निकली। तभी कमरे के अंदर से एक ठंडी और घमंडी आवाज आई, अंदर आओ। दरवाजा खुला और महुआ अंदर आया। कमरा सादा और साफ सुथरा था और साज सज्जा भी उत्तम और सुरुचिपूर्ण थी। गू चांगहुआ मेज पर ध्यान लगाए ध्यानमग्न कुछ लिख रहे थे, जो दूसरों को पता भी नहीं था। जैसे ही महुआ ने प्रवेश किया, गू चांगहुआ ने ऊपर देखा, एक क्षण के लिए आश्चर्य से रुका, फिर भौहें चढ़ा ली। ये फिर आप क्यों हैं? उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाए और केवल महुआ को देखकर पूछा, आपको ये जगह कैसे मिली? ताओवादी न्यायालय में न्यायालय अधिकारी का कार्यालय पर्यवेक्षक का कार्यालय था। हालांकि यह पूरी तरह से सुरक्षित या प्रतिबंधित नहीं था, फिर भी बाहरी लोगों के लिए वर्जित था। महुआ ने कहा, एक दयालु प्रवर्तन नेता मुझे यहाँ लेकर आए। वह वफादार था और उसने गू चांगहुआ को प्रवर्तन नेता की उपस्थिति का खुलासा नहीं किया। गू चांगहुआ ने कुछ असहाय होकर आह भरी और नीचे देखते हुए उदासीनता से लिखना जारी रखा, मुझे बताओ इस बार क्या बात है? मैंने अग्नि बुद्ध का सामना किया। गू चांगहुआ का हाथ कांप उठा और स्याही की एक लंबी लकीर दस्तावेज पर फैल गई। उसने अविश्वास से महुआ की ओर देखा। अग्नि बुद्ध? हाँ, तुम उससे कैसे मिले? मैं चाय की दुकान पर चाय पी रहा था और अचानक मेरी उससे मुलाकात हो गई। गू चांगहुआ अवाक आश्चर्य में रुक गया। अग्नि बुद्ध कोई फेरीवाला नहीं था जो आपसे व्यापार करने के लिए दौड़ रहा था। आप किसी चायघर में चाय की चुस्की लेते हैं और आप उससे टकरा जाते हैं। या फिर आप ये कह रहे हैं, युवक, कि आपके पास सचमुच शब्द के अनुसार नियम है और आप ये घोषणा कर रहे हैं कि आप अग्नि बुद्ध से मिल सकते हैं और घर से निकलते ही वास्तव में उनसे मिल सकते हैं। गू चांगहुआ के अविश्वास को देखकर महुआ ने गंभीरता से कहा, यह सच है। गू चांगहुआ को इस पर अविश्वास नहीं हुआ, उसे बस ये बहुत ही हास्यास्पद लगा। ताओवादी न्यायालय इतने लंबे समय से इस पाप साधक की खोज कर रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और आप, एक छोटे संप्रदाय के अनुयायी, चाय पीने जाते हैं और दावा करते हैं कि आप उस पर अचानक आ गए। क्या आप एक छोटे धार्मिक ठग हैं या क्या? अलावा उनके ताओवादी न्यायालय ने भी साक्ष्य की मांग की। भले ही महुआ 8 महान द्वारों में से एक ताइक्सु द्वार का शिष्य था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने जो कुछ कहा उसे तथ्य के रूप में लिया जा सके। ताओवादी न्यायालय के पास बर्बाद करने के लिए इतने कर्मचारी नहीं थे। गू चांगहुआ ने आह भरते हुए कहा, आप कैसे जानते हैं कि जिस व्यक्ति से आप मिले हैं वह अग्नि बुद्ध है? महुआ ने गंभीरता से कहा,
वह लंबा और विशाल था, उसका चेहरा दयालु था और वह कम बोलता था। अपने साधारण कपड़ों के नीचे उसने एक कसाया पहना हुआ था। उसके बाल बंधे हुए थे, लेकिन वे नकली थे, जो प्रतिज्ञाओं के कई ज्वलंत निशानों को छिपा रहे थे। उसके साथ 3 अन्य लोग भी थे। एक हट्टा कट्टा आदमी जो खूनी कुल्हाड़ी चलाने में माहिर था, जिसका नाम कियाओ लाओ था। वह पाप साधक हो सकता था, जिसे खूनी लकड़हारा उपनाम से जाना जाता था। दूसरा एक दुबला पतला आदमी था, जिसका रंग रूप गंभीर था, संभवतः यिन थंडर चाइल्ड। और एक और बड़ा आदमी, जिसका चेहरा भयंकर और भयावह था। मुझे लगता है कि वह घोस्ट फेस शाह हो सकता है। गू चांगहुआई का सहज व्यवहार गायब हो गया तथा प्रत्येक शब्द के साथ वह अधिक गंभीर होता गया। मो हुआ ने जो बताया वह बिल्कुल भी बनावटी नहीं लग रहा था। ये लोग वास्तव में द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा के भीतर से आए कुख्यात पाप साधक थे। लेकिन गू चांगहुआई की नजरें मोहुआ की ओर देखते हुए कठोर हो गईं। तुमने इतने सारे पाप साधकों के बारे में कहां से सीखा? ब्लड वुडकटर, यिन थंडर चाइल्ड, होस्ट फेस शाह, आप इनका उल्लेख इतनी आसानी से करते हैं जैसे कि वे आपके घर में खजाने हों। मानो ये पाप साधक आपके मेनू की वस्तुएं हों। धार्मिक आक्रोश के साथ मोहुआ ने गंभीरता से उत्तर दिया। यद्यपि मेरी साधना उच्च नहीं है, फिर भी मैंने हमेशा अपने संप्रदाय की शिक्षाओं को याद रखा है। धार्मिकताओं को बनाए रखना, राक्षसों का वध करना और बुराई को मिटाना, दुष्टता को शत्रु के समान तुच्छ समझना और पाप साधकों से घृणा करना। मैं उन सभी को एक ही झटके में पकड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने खाली समय में पाप साधकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना पसंद करता हूँ। इस तरह मैं थोड़ा और जान पाता हूँ। ये सुनकर गू चांगहुआई को सिरदर्द होने लगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो, बच्चे? क्या धार्मिक दाव को कायम रखना, बुराई से उसी तरह घृणा करना जैसे आप किसी शत्रु से करते हैं? क्या आप सचमुच अपने बारे में बात कर रहे हैं? झूठ को भी ड्राफ्ट की जरूरत होती है। लेकिन अपने हृदय में उसे ये भी महसूस हुआ कि अग्नि बुद्ध की संलिप्तता संभवतः सत्य थी। हालांकि सबूत अभी भी दुर्लभ थे। शारीरिक बनावट, कस्या, जलने के निशान, इनसे केवल यही सिद्ध होता था कि यह व्यक्ति कुछ हद तक अग्नि बुद्ध जैसा था। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई और बौद्ध अनुयायी नहीं थे, जले हुए घावों वाले साधक जो कसाया धारण करते थे। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या कोई अन्य सुराग है जो साबित करता है कि वह अग्नि बुद्ध है? मो हुआ ने एक पल सोचा और कहा, वह अग्नि मंत्र में निपुण है और जब वह मंत्र पढ़ता है तो उसके अंदर 2 भयंकर लपटें प्रज्वलित होती हैं, मानो उसके 2 दिल हों। गू चांगहुआई अंदर से कांप उठे और बोले, उसने कार्रवाई की। उसने किया। गू चांगहुआई की नजरें मो हुआ की ओर देखते हुए सख्त हो गईं। और तुम भाग गए? ओह हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, मैं भाग गया। तुम कैसे बच गए? मो हुआ को लगा कि यह प्रश्न अनावश्यक है। बेशक मैं अपने पैरों से दौड़ा था। गू चांगहुई कुछ हद तक निराश थे। मैं आपसे पूछना चाहता था। गू चांगहुआई ने अपनी भावनाओं को शांत किया और जब वह अपना उत्तर आधा ही कह पाया तो वह अचानक रुक गया। उसकी निगाहें धुंधली पड़ गईं और उसने आगे कुछ नहीं कहा। वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अत्यधिक नहीं पूछा जाना चाहिए, विशेषकर वह साधन जिसके द्वारा एक किसान अपना जीवन सुरक्षित रखता है। बात बस इतनी सी थी कि महुआ उसकी नजरों में और अधिक रहस्यमय होती जा रही थी। क्या आप जानते हैं कि अग्नि बुद्ध कहाँ गए? गू चांगहुआई ने गंभीरता से पूछा। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। मैं भाग्यशाली था कि बच निकला। मैं उनके पीछे जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? आपका उनसे सामना कहाँ हुआ? लुवान माउंटेन सिटी के बाहरी इलाके में। मो हुआ ने थोड़ा सोचा और फिर स्पष्ट रूप से कहा, लुवान माउंटेन सिटी और बिशन सिटी के बाहर पहाड़ी रास्तों के बीच जंगल का एक विस्तार और एक छोटा सा चाय घर है। लुवान माउंटेन सिटी और बिशन सिटी के बीच पर्वतीय पथ जंक्शन। गू चांगहुआई ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। मैं खुद कुछ लोगों के साथ जाकर इसकी जांच करूंगा। अगर बात सच निकली तो। गू चांगहुआई ने मो हुआ की ओर देखा। मैं आपको मेरिट पॉइंट से मुआवजा दूंगा। मो हुआ अंदर से रोमांचित था। धन्यवाद अंकल गू। गू चांगहुआई ने सिर हिलाया। उसकी भौहें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। अंकल गू, मो हुआ ने धीरे से पूछा, अग्नि बुद्ध अचानक प्रकट होकर क्या करना चाहते हैं? गू चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, इसके बारे में चिंता मत करो और अब इसमें शामिल मत हो। ये कहने के बाद गू चांगहुआई ने अपने दस्तावेज व्यवस्थित किए और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने प्रवर्तन नेताओं की कई टीमों को भी बुलाया
तथा उन्हें अलग अलग कार्य करने के लिए विभाजित किया, मानो अग्नि बुद्ध के ठिकाने का पता लगाना हो। मो हुआ वास्तव में उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन बिना सोचे समझे वह जानता था कि अंकल गु निश्चित रूप से असहमत होंगे, इसलिए वह केवल अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ संप्रदाय में लौट सकता था। संप्रदाय में वापस लौटने के बाद भी मो हुआ के मन में यह बात घूम रही थी। वे अग्नि बुद्ध को कैसे पकड़ सकते थे? वह अग्नि बुद्ध से उल्का अग्नि कौशल नामक निश्चित तकनीक के लिए साधना मंत्र कैसे प्राप्त कर सकता था? और अग्नि बुद्ध, जिनके चेहरे पर दया थी और वे निर्दयतापूर्वक वध कर रहे थे, अचानक प्रकट होकर उसका क्या इरादा था? बहुत कम संबंधित सुरागों के कारण मो हुआ इसे समझ नहीं सका। इसलिए उन्होंने कुछ समाचार इकट्ठा करने के लिए सीनियर सिस्टर मुरोग से मदद मांगी। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि चूंकि अग्नि बुद्ध प्रकट हुए हैं, इसलिए वह अवश्य ही कुछ करने की योजना बना रहा होगा। कई दिनों बाद मुरोग कयुन ने मो हुआ को पाया और एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर उसने गंभीर भाव से कहा, बिशन शहर के जेड परिवार को अग्नि बुद्ध द्वारा नष्ट कर दिया गया है। शी परिवार आग का समुद्र बन गया है। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी बिना बचे जलकर राख हो गए। विनाश। जी परिवार, बिशन शहर का जी परिवार है ना? मुरोग कयुन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, उस दिन जब हम सेवक गोल्ड संप्रदाय के गद्दार को पकड़ने गए थे, तो हमारा सामना द्वितीय श्रेणी के जेड परिवार से हुआ। मो हुआ को याद आया। उस दिन उन्होंने, वरिष्ठ बहन मुरोग और वरिष्ठ भाई फैंग ने सेवक गोल्ड संप्रदाय के एक गद्दार को पकड़ने के लिए बिशन शहर जाने का मिशन लिया। बताया जाता है कि गद्दार ने जी परिवार से कुछ चुराया था और बिना किसी सुराग के गायब हो गया। जी परिवार उसे पकड़ न सका और उसने हमारे संप्रदाय को यह मिशन भेज दिया। उसे पकड़ने के लिए जी परिवार ने शहर को सील कर दिया और सड़कों पर खोजबीन की, जिसमें उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने बहुत कम योग्यता अंक दिए। और वास्तव में उस गद्दार को पकड़ना आसान नहीं था। उन्होंने सेवक गोल्ड सेक्ट की एस्केप गोल्ड टेक्निक आंदोलन तकनीक का अभ्यास किया और वेश में भी कुशल थे, जिसमें वे स्वयं को एक महिला के रूप में प्रच्छन्न करते हुए एक रेस्तरां के रूप में प्रच्छन्न वेश्यालय में छिप जाते थे। उसे पकड़ने में काफी मेहनत लगी। इस मामले में अजीब बात यह थी, गद्दार की भेष बदलने की तकनीक बेहद नायाब थी। वह मर्द से औरत, बुढ़ी बुढ़िया से बौने में बदल जाता था। जब हमने उसे पकड़ा तो वह एक हटे कट्टे आदमी जैसा दिखाई दिया। हम यह नहीं बता सके कि उसका मूल स्वरूप क्या था। दिव्य इंद्रिय केवल आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति का पता लगा सकती है, शारीरिक स्वरूप का नहीं। इस प्रकार भले ही मो हुआ के पास मजबूत दिव्य ज्ञान था जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने में सक्षम था, वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बाहर गद्दार की शारीरिक उपस्थिति को वापस नहीं ला सका। इसके अलावा गद्दार ने जी परिवार से वास्तव में क्या चुराया, मो हुआ को नहीं पता था। बिशन शहर छोड़ते हुए मो हुआ को स्पष्ट रूप से लगा कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इसकी शुरुआत जी परिवार के विनाश से होगी। मो हुआ ने धीरे से पूछा, वरिष्ठ बहन, अग्नि बुद्ध ने जी परिवार का विनाश क्यों किया? मुरोग कयुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, ताओवादी न्यायालय अभी भी जांच कर रहा है और बाहर की अफवाहें शायद ही विश्वसनीय हैं। कैसी अफवाहें? मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा। सभी प्रकार। मुरोग कयुन ने अपनी सुंदर उंगली उठाई, मो हुआ के लिए उन्हें गिनते हुए। कुछ लोग कहते हैं कि जी परिवार ने अतीत में अग्नि बुद्ध को नाराज किया था और शिकायतें जमा की थीं, और यह कृत्य उसका बदला था। कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि बुद्ध ने जी परिवार के साथ सहयोग किया था और लूट के माल को बांटने को लेकर उनमें मतभेद हो गया, जिसके कारण उसने पूरे जी परिवार का वध कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि बुद्ध दुष्ट कौशल की साधना कर रहे थे तथा संपूर्ण जी परिवार को बलि के रूप में प्रयोग कर रहे थे। दूसरों का सुझाव है कि जी परिवार के मुखिया ने एक बार एक ऐसी स्त्री को अपने साथ ले लिया था जिसकी अग्नि बुद्ध प्रशंसा करते थे, जिसके कारण वह निराश हो गए, उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और राक्षसी मार्ग पर चल पड़े। अब जबकि उनके मंत्र सिद्ध हो गए हैं, उन्होंने उस स्त्री की स्मृति में जी परिवार के सभी प्राणों का बलिदान कर दिया जिससे वह प्रेम करते थे। और इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि कुछ लोग, जो सही और गलत में अंतर करने में असमर्थ हैं, कहते हैं कि जी परिवार अपने कुकर्मों के लिए विनाश का हकदार है और अग्नि बुद्ध स्वर्गीय न्याय कर रहे थे। ... अफवाहें हवा के साथ उड़ती हैं और कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि क्या हुआ। मुरोग कयुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, फिर कुछ सहानुभूति के साथ पूछा,
क्या उन्होंने सचमुच एक भी जीवित व्यक्ति नहीं छोड़ा? मुरोंग कय्यून ने धीरे से आह भरी, नहीं। सहानुभूति के अलावा मो हुआ को कुछ संदेह भी थे। क्या जी परिवार ने विरोध नहीं किया? आखिरकार जी परिवार एक द्वितीय श्रेणी का परिवार है। परिवार में काफी किसान हैं। अगर वे जीत नहीं भी पाते तो भी उन्हें कुछ समय के लिए उन्हें रोकना चाहिए था, शायद एक दो को भागने देना चाहिए था। मुरोंग कय्यून की निगाहें तीव्र हो गईं, मैंने भी यही सोचा था। यह मामला बहुत संदिग्ध है। शी परिवार, भले ही वे कमजोर हैं, फिर भी बिशन शहर में शीर्ष ताओ साधना परिवारों में से एक है। और अग्नि बुद्ध, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तो मात्र द्वितीय श्रेणी का पाप साधक है। तार्किक रूप से उसे किसानों के एक पूरे परिवार का सफाया करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह है। मुरोंग कय्यून ने गहरी सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। पूरा जी परिवार मर चुका है। बिशन शहर के साधकों के अनुसार उस रात पूरा जी निवास आग के समुद्र में समा गया था और आधा आकाश रक्त से प्रकाशित हो रहा था। जी परिवार के साधक पापमोचन में दुष्ट भूतों की तरह मारे गए, टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर कर्म अग्नि में राख में बदल गए। उस अंतहीन कर्म अग्नि में अग्नि बुद्ध कषाय वस्त्र पहने, अग्नि में लाल आंखों वाले और बौद्ध धर्मरथों का पाठ करते हुए उदासीन करुणा की अभिव्यक्ति कर रहे थे। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए मोहुआ के दिल में ठंडक महसूस हुई। अग्नि बुद्ध उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक लग रहे थे, और उस उल्का अग्नि कौशल की शक्ति भी उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक हो सकती है। मोहुआ को कियाओ लाओ, यिन थंडर चाइल्ड और अन्य तीन याद आ गए और उसने उलझन से पूछा, अग्नि बुद्ध, क्या उसके कोई साथी थे? एक परिवार को खत्म करना ऐसा काम था जिसे वह अकेले पूरा नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता। मुरोंग कय्यून ने अपना सिर हिलाया। एक परिवार को खत्म करने का कृत्य बेहद क्रूर है और इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ताओवादी न्यायालय इस खबर पर रोक लगा देगा और जनता के सामने कोई सुराग नहीं आने दिया जाएगा। क्या पहले भी ऐसी कोई हत्या हुई है? मो हुआ ने पूछा। मुरोंग कय्यून ने बोलने से पहले कुछ देर सोचा, बहुत कम। पिछली बार 100 साल से भी पहले की बात है, जब एक छोटे से परिवार को दुष्ट साधकों ने खत्म कर दिया था। इसकी विस्तृत जानकारी अस्पष्ट है, मुझे इसके बारे में केवल अपनी चाची से ही पता चला। उस समय कृत्य की भयानक प्रकृति के कारण कुछ छोटे परिवार आतंकित हो गए थे। ताओवादी न्यायालय के उच्च अधिकारी क्रोधित हो गए थे। उन्होंने बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों और प्रवर्तन नेताओं को तैनात किया, जो दिन रात उन दुष्ट साधकों की तलाश में लगे थे। अंततः उन सभी पाप साधकों को पकड़ लिया गया तथा सार्वजनिक चेतावनी के रूप में फॉर्मेशन द्वारा उन्हें मृत्युदंड दिया गया। तब से नरसंहार के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है। और अब अग्नि बुद्ध द्वारा जी परिवार का विनाश हो रहा है। ये घटना लोगों के दिलों को भी झकझोर देगी, इसलिए जब तक पाप साधकों को पकड़ नहीं लिया जाता और सच्चाई स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक ताओवादी न्यायालय कोई भी जानकारी प्रकट नहीं करेगा। मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ताओवादी न्यायालय अग्नि बुद्ध को पकड़ने के लिए संप्रदायों को इनाम जारी करेगा? नहीं, मुरोंग कय्यून ने पुष्टि की। ऐसा नहीं होगा। मो हुआ थोड़ा निराश हुआ। हम, मुरोंग कय्यून ने सिर हिलाया और समझाया, ऐसे मामले बहुत खतरनाक हैं। ताओवादी दरबार द्वारा जारी किए गए इनाम आमतौर पर नींव स्थापना के शुरुआती से मध्य चरणों में पाप साधकों को लक्षित करते हैं। हालांकि वे कमजोर नहीं हैं, फिर भी संप्रदाय के शिष्यों के सहयोग से उनसे निपटा जा सकता है। लेकिन अग्नि बुद्ध अलग हैं। इस तरह के हत्यारे, अत्यंत खतरनाक पाप साधक, ताओवादी न्यायालय संप्रदायों को ये कार्य सौंपने का साहस नहीं करता। संप्रदाय के शिष्य अधिकतर कुलीन परिवारों से आते हैं। यदि कुछ भी गलत हुआ तो ताओवादी न्यायालय को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके अलावा संप्रदाय उन्मूलन के मामलों में ताओवादी न्यायालय गोपनीयता के लिए इसे गोपनीय रखेगा और समाचार लीक नहीं करेगा। अधिक से अधिक जब अग्नि बुद्ध को पकड़ लिया जाएगा और धूल बैठ जाएगी, तब वे संप्रदाय के शिष्यों को भागने वालों को पकड़ने में मदद करने के लिए कुछ कार्य जारी करेंगे। ओह, मो हुआ ने सोच विचार कर सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विचार में खोया हुआ हो। मुरोंग कय्यून ने मो हुआ की ओर देखा और चेतावनी दी, कोई भी गलत विचार मत लाओ। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। मुरोंग कय्यून ने फिर पूछा, क्या आप अग्नि बुद्ध में रुचि रखते हैं? कुछ, मो हुआ ने स्पष्टता से उत्तर दिया। ऐसा नहीं था कि उनकी रुचि अग्नि बुद्ध में थी, बल्कि उनकी रुचि अग्नि बुद्ध की निषिद्ध तकनीकों में थी। मो हुआ की आंखों में चमक देखकर मुरोंग कय्यून ने असहाय होकर कहा, अग्नि बुद्ध का अनुसरण ताओवादी न्यायालय का मामला है और इसमें हमारी भागीदारी के लिए कोई स्थान नहीं है।
इसके अलावा यह मामला बहुत खतरनाक है। अगर आप अग्नि बुद्ध के हाथों में पड़ गए तो मुझे डर है कि हालात आपके पक्ष में नहीं होंगे। हो सकता है कि आप अग्नि बुद्ध से एक बार बच जाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरी बार। मुरोंग कयुन के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। तो जोखिम मत लो और इस दलदल में मत उतरो। कुछ गंभीर विचार के बाद मोहुआ ने गंभीरता से उत्तर दिया। चिंता मत करो वरिष्ठ बहन। मुरोंग कयुन के चले जाने के बाद मोहुआ ने अग्नि बुद्ध के विषय पर विचार किया। सीनियर सिस्टर सही थी, ये सचमुच बहुत खतरनाक था। निश्चित तकनीकें आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, न ही उन्हें योग्यता अंकों के बदले में बदला जा सकता है। इसके अलावा अग्नि बुद्ध का उल्का अग्नि कौशल एक अग्नि निश्चित कौशल है, जिसमें हृदय की तरह दो ज्वालाएं प्रचंड रूप से जलती हैं। ये फायरबॉल टकराव कौशल पैटर्न ब्रेकडाउन और आध्यात्मिक शक्ति सम्मिलन में उनके शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि कोई मौका था तो उसे निश्चित रूप से उल्का अग्नि कौशल पर अपना हाथ रखना था। एक बार चूक जाने पर कौन जानता था कि अगला अवसर कब आएगा। लेकिन उसे बहुत सावधान रहना होगा अपने जीवन को बचाने के लिए। उसे अभी भी अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करनी थी। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं और गंभीरता से सोचने लगा। मैं उल्का अग्नि कौशल के लिए मंत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या ताओवादी न्यायालय के समक्ष कैच फायर बुद्धा को दोषी ठहराया जा सकता है? एक बार जब ताओवादी न्यायालय अग्नि बुद्ध को पकड़ लेता है तो भले ही वह उल्का अग्नि कौशल के लिए मंत्र स्वीकार कर लेता है, मोहुआ के लिए ऐसी निश्चित तकनीक प्राप्त करना असंभव होगा। ताओवादी न्यायालय ताइक्सू गेट के एक कनिष्ठ शिष्य को एक खतरनाक निश्चित तकनीक नहीं सौंपेगा। इसके अलावा अग्नि बुद्ध की कार्यप्रणाली को देखते हुए वह संभवतः निश्चित तकनीक को धोखा देने के बजाय अपने शत्रु के साथ नष्ट होना पसंद करेंगे। जैसे ही अग्नि बुद्ध को पकड़ लिया जाता, अग्नि निश्चित कौशल उसके साथ कब्र में चला जाता। आग से जलते बुद्ध को ताओवादी न्यायालय के समक्ष पेश करें या फिर उन्हें मार डालें और उनके शरीर की तलाशी लें। उसे कैसे मारें? क्या यह अकेले ही करना है? मोहुआ ने इस पर विचार किया और अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। अग्नि बुद्ध बहुत सतर्क थे और उनकी व्यक्तिगत साधना, मंत्र और विधियां सभी बहुत मजबूत थीं। इसके अलावा उसके पास पाप साधक जैसे यिन थंडर चाइल्ड, ब्लड वुड कटर और घोस्ट फेस शाभी गुर्गे के रूप में थे। उन गुंडों को संभालना भी आसान नहीं था। अकेले मारने के लिए उसे संभवतः सावधानीपूर्वक तैयारी करनी होगी, घात लगाना होगा तथा अग्नि बुद्ध को मारने के लिए प्रथम श्रेणी के पूरे बड़े समूह को नष्ट करना होगा, जो कि फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में था। लेकिन वह प्रथम श्रेणी के बड़े ढांचे को तोड़ने के लिए कहां से ला सकता था? इसके अलावा प्रथम श्रेणी के बड़े ढांचे को नष्ट करने की इतनी बड़ी लागत के साथ अग्नि बुद्ध को मारना एक बेकार अपव्यय जैसा लग रहा था। और अग्नि बुद्ध सतर्क थे। जाल बिछाए जाने के बावजूद यह अनिश्चित था कि वे उसमें फंसेंगे या नहीं। तो ये किसी और के द्वारा किया जाना था। वह बगल से आकर थोड़ी मदद करता था। तो फिर किस पर भरोसा किया जा सकता है? मोहुआ ने अपनी थोड़ी को सहलाया, सोचते हुए। वरिष्ठ बहन मुरोग और वरिष्ठ भाई फैंग, वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। उनके वरिष्ठ भाई और बहनें नींव निर्माण के केवल मध्य चरण में थे, और यद्यपि वे 8 महान द्वारों में से चुने गए थे, फिर भी वे अग्नि बुद्ध की तुलना में बहुत दूर थे, जो नींव स्थापना के अंतिम चरण में थे और सामूहिक हत्या करने में सक्षम थे। वे जीत पाएंगे या नहीं, यह एक अलग मुद्दा था। यदि वे असफल रहे तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। सीनियर सिस्टर मुरोग उसकी देखभाल करती थी और नहीं चाहती थी कि वह कोई जोखिम उठाए। इसी प्रकार वह नहीं चाहता था कि उसके वरिष्ठ भाई बहन, जिन्होंने उसकी बहुत मदद की थी, ऐसे घातक संकट का सामना करें। उनके पास उतने जीवन रक्षक तरीके नहीं थे जितने उनके पास थे। वहां और कौन था? बहुत सोचने के बाद मोहुआ केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सका जो अग्नि बुद्ध को नष्ट करने में मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकता था। वह अंकल गू चांगहुई थे। गोल्डन कोर दायरे की खेती, दाव कोर्ट कैनन पर्यवेक्षक। पहचान फिट थी और खेती पर्याप्त थी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि अंकल गू हमेशा से ही अग्नि बुद्ध को न्याय के कटघरे में लाने के लिए तत्पर थे। लेकिन समस्या वही थी, ताओवादी दरबार के सदस्य के रूप में, भले ही उसने अग्नि बुद्ध को पकड़ लिया हो और उल्का अग्नि कौशल की गुप्त पुस्तिका निकाल ली हो, सार्वजनिक या निजी तौर पर यह बहुत ही असंभव था कि वह उसे मोहुआ को दे देता। खुद को अंकल गू के स्थान पर रखकर मोहुआ भी किसी अज्ञात मोहुआ को उल्का अग्नि कौशल नहीं सौंपेगा। अंकल गू की नज़र में वह पहले से ही एक खतरनाक तत्व था।
उसके लिए यह असंभव था कि वह एक छोटे से साधक को, जो पहले से ही खतरनाक माना जाता था, और भी अधिक खतरनाक निषिद्ध तकनीक सीखने दे। लेकिन बहुत विचार विमर्श के बाद हुआ के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। अंकल गू ही एकमात्र विकल्प थे। हुआ ने हल्की सी आह भरी। चलो एक समय में एक ही कदम उठाते हैं। सबसे पहले मुझे अंकल गू के माध्यम से ताओवादी न्यायालय में शामिल होने, सुराग इकट्ठा करने और अग्नि बुद्ध का पीछा करने का रास्ता खोजना होगा। फिर मैं देखूंगा कि आगे क्या होता है। अगर मैं अंकल गू के पीछे पीछे चलकर मुश्किल हालात में मछली पकड़ सकूं, तो शायद मैं उल्का अग्नि कौशल का मंत्र पा सकूं। फिलहाल वह इतना ही कर सकता था। इसके बाद हुआ ने कक्षाओं में भाग लेना, साधना करना, यूएर को उसके गृह कार्य में मदद करना, संरचना चित्र बनाना जारी रखा, और जब भी उसे समय मिलता अग्नि बुद्ध के बारे में पूछताछ करता। लेकिन सीनियर सिस्टर मुरोग सही थी। ताओवादी न्यायालय वास्तव में अग्नि बुद्ध की खोज का कार्य संप्रदायों को नहीं सौंपेगा। अधिकांश संप्रदाय के शिष्यों के लिए अग्नि बुद्ध शब्द लगभग एक अफवाह मात्र था, जो कक्षाओं के बाद बातचीत का विषय था। अपने जीवन काल में वे संभवतः कभी भी इसके संपर्क में नहीं आएंगे। हुआ के पास ताओवादी न्यायालय के अधिकारी के कार्यालय में अंकल गू से मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ताओवादी न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, और न्यायालय अधिकारी के कक्ष ऐसी जगह नहीं थे जहां कोई आसानी से घूम फिर सके। याद रखे गए मार्ग और अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हुए हुआ ने रास्ते में प्रवर्तन नेताओं को धोखा देने में कामयाबी हासिल की और गू चांगहुआई के न्यायालय अधिकारी के कक्ष में पहुंच गया, लेकिन उसे पता चला कि यह एक व्यर्थ प्रयास था। गू चांगहुई एक सिन कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए निकला था। हुआ को यह नहीं पता था कि गू चांगहुआई अग्नि बुद्ध के पीछे था या नहीं, और वह पूछने के लिए किसी को भी नहीं ढूंढ सका, अंततः खाली हाथ लौट आया। ताओवादी न्यायालय में किसी को जाने बिना कुछ भी करना वास्तव में असुविधाजनक है। हुआ ने दुख जताया। उसे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। 10 दिन के अवकाश के दौरान हुआ ने यूएर के साथ गू परिवार के पास वापस जाने का अवसर लिया। ताइक्सू गेट में प्रवेश करने के बाद ये यूएर की पहली घर यात्रा थी। गू परिवार के प्रवेश द्वार पर वेनरेन वान पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। यूएर को ताइक्सू गेट पर भेजना उसका विचार था, लेकिन एक माँ का दिल उसके बच्चे से जुड़ा होता है, और वह दिन रात यूएर के बारे में चिंतित रहती थी। इस बात को लेकर चिंतित कि यूएर की साधना कैसे आगे बढ़ रही है, क्या वह ठीक से खा रहा है, क्या वह खुश है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वह बुरे सपनों से परेशान हुए बिना अच्छी नींद ले पाता था। जल्द ही गाड़ी गू परिवार के प्रवेश द्वार पर रुक गई। यूएर गाड़ी से नीचे कूद गई, माँ चिल्लाई, और अपने छोटे पैरों पर सीधे वेनरेन वान की बाहों में दौड़ गई। वेनरेन वान ने यूएर को गले लगाया और देखा कि उसकी त्वचा गोरी हो गई थी, उसके गाल गुलाबी और जीवंत थे, और जब उसने उसे उठाया तो वह और भी भारी लग रहा था, मानो उसकी जीवन शक्ति वापस आ गई हो और उसका वजन भी थोड़ा बढ़ गया हो। वह अपनी खुशी रोक नहीं पाए। इसका मतलब यह था कि यूएर ताइक्सू गेट पर खुश और स्वस्थ था, और किसी भी भयानक दुर्स्वप्न से परेशान नहीं होना। वेनरेन वान ने हुआ की ओर देखा और कृतज्ञता महसूस की। उस रात वेनरेन वान ने समुद्र से प्राप्त दुर्लभ व्यंजनों से भरी एक मेज तैयार की, जिसे हुआ ने पहले कभी नहीं चखा था। हुआ ने भोजन का भरपूर आनंद लिया। यूएर भी उसके बगल में बैठी थी, अपना छोटा कटोरा पकड़े हुए हुआ के तरीके की नकल करने की कोशिश कर रही थी। उसके गाल भोजन से फूले हुए थे। वेनरेन वान एक तरफ बैठी थी, अपने गाल को हाथ में लिए दोनों बच्चों को देख रही थी, एक बड़ा एक छोटा। उसकी निगाहें एक सौम्य मुस्कान से भरी हुई थीं। थोड़ी देर बाद गू चांगहुआई आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी ताओवादी दरबार से लौटा हो। उसका चेहरा धूल से ढका हुआ था, लेकिन ये सुनकर कि यूएर वापस आ गया है, वह फिर भी उससे मिलने आया। हालांकि जैसे ही वह अंदर गया, उसने हुआ को यूएर के बगल में बैठे देखा, और उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। उसकी खोपड़ी में हल्की झुनझुनी महसूस हुई। उसे लगा कि मुसीबत निश्चित रूप से आने वाली है। चांगहुआई, तुम अभी अभी वापस आए हो, हमारे साथ भोजन करने के लिए बिल्कुल सही समय पर, वेनरेन वान ने गर्मजोशी से कहा। यूएर ने थोड़ा संकोची होकर औपचारिकता से कहा, नमस्ते अंकल। युवा और कोमल आवाज में उसे चाचा कहते हुए सुनकर गू चांगहुआई का दिल पिघल गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी पहले की तरह कठोर थी। वह अनाड़ीपन से दयालुता व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे व्यक्त करने में असफल रहा। हुआ ने देखा और अपना सिर हिलाया।
वेनरेन वान ने मोहुआ और फिर गू चांगहुआई की ओर देखा, स्थिति को समझते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यूएर को बाहर टहलने ले जाऊंगा ताकि खाना पचाने में मदद मिले। चांगहुई। वेनरेन वान ने गू चांगहुई पर तीखी नजर डाली, कृपया मोहुआ का ख्याल रखें। गू चांगहुई को अपने मुंह में कड़वा स्वाद महसूस हुआ। इसके बाद वेनरेन वान ने यूएर को दूर ले जाया। गू चांगहुआई ने आह भरी, मोहुआ के सामने बैठ गया, अपने लिए शराब का एक प्याला डाला, उसे एक ही घूंट में पी गया और फिर असहाय होकर बोला, आप यहाँ विशेष रूप से मुझे खोजने तो नहीं आए हैं ना? मोहुआ ने ईमानदारी से जवाब दिया, पूरी तरह से नहीं। वह यूएर को कई कारणों से वापस लाया था। पहला, यूएर को उसकी मां से मिलवाना और आंटी वान की चिंता दूर करना। दूसरा, यूएर को अकेले वापस लौटने और आधी रात को दानव राक्षसों द्वारा परेशान किए जाने से बचाना, जिससे उसकी नींद उड़ जाए। और स्वयं के लिए, अपनी दिव्य इंद्रिय के लिए भोजन की सेवा से वंचित न रहना। अंतिम गोल निश्चित रूप से गू चांगहुआई का था। यह क्या है? गू चांगहुई ने आह भरते हुए पूछा। इस छोटे से उपद्रवी से बचना संभव नहीं था। मोहुआ ने अपनी आंखें झपकाईं और धीमी आवाज में कहा, अंकल गू, ताओवादी दरबार अग्नि बुद्ध का पीछा कर रहा है, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? गू चांगहुआई को पता था कि वह ऐसा कहेगा और उसने उसे न्यायपूर्वक अस्वीकार कर दिया। नहीं, क्यों नहीं? मोहुआ ने जोर देकर कहा। गू चांगहुआई ने मोहुआ की ओर देखा और आह भरी, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है, तुम अभी अभी आए हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम ताओवादी दरबार की सदस्य नहीं हो। मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा, अगर मैं ताओवादी दरबार का व्यक्ति होता तो क्या ये ठीक होता? गू चांगहुई ने आंतरिक रूप से फुसफुसाया। ताओवादी दरबार से कोई ताओवादी न्यायालय में प्रवेश पाना आसान नहीं था। निचले स्तर के प्रवर्तन नेता और पर्यवेक्षक से लेकर उप न्यायालय नेता और न्यायालय नेता जैसे उच्च अधिकारियों तक सभी को नियुक्त होने के लिए मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना पड़ता था। परीक्षाएं कठोर थीं, श्रेणियां अनेक थीं, जिनमें आध्यात्मिक जड़ें, साधना तकनीक, मार्शल आर्ट या मंत्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपराधिक रिकॉर्ड का अभाव, क्या प्रत्यक्ष वंशावली संबंधी रिश्तेदार थे जो 3 पीढ़ियों के भीतर कैद हो गए थे या राक्षसों के चंगुल में फंस गए थे। ताओवादी न्यायालय की जांच अत्यंत सख्त थी तथा आवश्यकताएं अत्यंत ऊंची थीं। इसके अलावा, आप एक ढीले साधक हैं, बिना किसी स्थिति या पृष्ठभूमि के आप ताओवादी न्यायालय में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? गू चांगहुआई ने टालमटोल करते हुए उत्तर दिया, ठीक है, यदि आप ताओवादी दरबार से होते तो मैं इस पर विचार कर सकता था। मोहुआ ने चुपचाप एक कांस्य कमर बैज निकाला। इसका डिजाइन सरल बल्कि निम्न स्तरीय लेकिन बहुत परिचित था। गू चांगहुआई एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, उसकी भौहें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। मोहुआ की निगाहें चालाक थीं, लेकिन उनका चेहरा गंभीर बना रहा जब उन्होंने कहा, अंकल गू, दरअसल ताओवादी दरबार में मेरी एक पहचान है। चांगहुआई का सिर प्रेटजेल की तरह मुड़ गया था, वह बहुत देर तक इसका अर्थ नहीं समझ सका। ये पदक वास्तव में ताओवादी दरबार से था। मोहुआ, ये बच्चा भले ही दुस्साहसी हो, ताओवादी दरबार के पदक को बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। कांस्य का अर्थ था कि यह बाहरी कर्मचारी था। फिर भी बाहरी कर्मचारी का पदक अभी भी पदक ही था और ताओवादी दरबार से संबंधित था, ऐसी चीज नहीं जिसे कोई नियमित साधक प्राप्त कर सके। तुमने ये पदक कहाँ से चुराया? गू चांगहुई ने संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा। चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? मोहुआ ने अप्रसन्न होकर उत्तर दिया, यह मुझे टोंगशियान शहर में हमारे ताओवादी दरबार के दरबारी नेता ने व्यक्तिगत रूप से दिया था। टोंगजियान शहर। गू चांगहुआई को याद आया, ये दूरदराज का द्वितीय श्रेणी का छोटा अमर शहर था जहां से मोहुआ आया था। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, क्या आपका दरबारी नेता आपका रिश्तेदार है? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, नहीं। क्या आपने उनके परिवार में शादी की? नहीं। गू चांगहुआई ने आश्चर्य से कहा, तो फिर वह तुम्हें कांस्य पदक क्यों देगा? मोहुआ ने गू चांगहुआई की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहे हो कि आपको किसी सम्माननीय व्यक्ति का मूल्यांकन अपने मानकों से नहीं करना चाहिए और आत्मविश्वास से कहा, बेशक कोर्ट लीडर ने देखा कि मैं प्रतिभाशाली और युवा था, इसलिए उन्होंने मुझे पदक दिया ताकि मैं इसका हिस्सा बन सकूं। मोहुआ ने लगभग फिर से मेरिट अंक के लिए मिश्रण कह दिया। वह ये नहीं कह सके कि योग्यता अंक के लिए मिश्रण किया जा रहा है। अन्यथा अंकल गू को पता चल जाता कि यद्यपि उनकी पहचान नामात्र की थी, फिर भी वे ताओवादी दरबार में एक मामूली खिलाड़ी थे। भविष्य में अंकल गू संभवतः उनके नेता हो सकते हैं।
एक नेता के सामने महत्वाकांक्षी और सक्रिय दिखना आवश्यक है। मो हुआ ने फिर सहजता से अपनी बात सुधारी। उद्धरण चिन्ह। ताओवादी न्यायालय की सेवा करें, तोंगशियान शहर के साधकों को लाभान्वित करें और साधना जगत की शांति में योगदान दें। लाभ। गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया, इतनी कम उम्र में आप क्या आशीर्वाद ला सकते हैं? मैं महान आशीर्वाद लाया हूं, मो हुआ ने सही ढंग से कहा। उसने स्वयं एक बड़े दानव को मार डाला। तोंगशियान शहर के बाहर दानव दमन स्मारक पर उसका नाम भी उत्कीर्ण किया गया था। ये सबसे ऊपर वाली पंक्ति में था, इसमें सबसे बड़े अक्षर थे और यह सोने का पानी चढ़ा हुआ भी था। मो हुआ जब भी वह वहां से गुजरता तो इन दो बड़े पात्रों को एक दो बार जरूर देखता। गु चांगहुआई अविश्वास से भरा हुआ था। बस शेखी बघारते रहो। मो हुआ को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वह इस बात का आदी हो चुका था कि लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। कोई बात नहीं, यह मेरा पदक है। मैं ताओवादी दरबार का आधा व्यक्ति हूँ। मो हुआ ने गु चांगहुआई को बड़ी ईमानदार आंखों से देखा, विश्वास करते हुए कहा, अंकल गु, आपकी उम्र 100 साल से अधिक है और आपके शब्द सच होने चाहिए। गु चांगहुई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह लापरवाह था। एक आवेगपूर्ण क्षण में वह सीधे उस बच्चे के जाल में फंस गया और उसकी बातों में फंस गया। वह एक ऐसे ढीले साधक से क्या उम्मीद कर सकता है जिसे अभी अभी ताइक्सू गेट में प्रवेश दिया गया है और जिसके पास गुप्त रूप से ताओवादी दरबार का कांस्य पदक है। ये बच्चा लोमड़ी की तरह चालाक, धूर्त और कुटिल था। अगली बार जब वह उससे बात करे तो उसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत थी ताकि आलोचना का कोई आधार न मिले। गु चांगहुई ने अपना ध्यान तेज किया। उसने एक क्षण सोचा, फिर भी बहाना बनाया, मैंने केवल इतना कहा था कि मैं विचार करूंगा, मैंने वादा नहीं किया था। तो आपका विचार कैसा चल रहा है? गु चांगहुआई ने एक बार खांसते हुए अपनी नजरें हटा ली, शराब का जग उठाया, खुद के लिए एक गिलास भरा और आराम से पूरा पी गया। मैं अभी व्यस्त हूं, अभी तक फैसला नहीं किया है, हम कुछ दिनों में बात करेंगे। क्या बड़े लोग इसी तरह गंदा खेल खेलते हैं? मो हुआ ने कुछ नया सीखा। भविष्य में जब भी वह काम टालना चाहेगा या चालाकी करना चाहेगा तो वह इस रणनीति का उपयोग करेगा। मो हुआ ने सिर हिलाया, ठीक है। गु चांगहुआई चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मो हुआ अचानक इतनी आसानी से बात करने लगेगी और इतनी आसानी से बात को जाने देगी। असंभव। गु चांगहुआई अंदर से तनावग्रस्त हो गया। उसकी निगाहें तेज हो गईं। तुम मेरे चचेरे भाई और यूएर के सामने मेरे बारे में बुरा नहीं बोलोगे, है ना? मो हुआ ने गु चांगहुआई को देखा, काफी देर तक सोचा और ईमानदारी से कहा, अंकल गु, आपके पास भी मेरे लिए आपके बारे में कहने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, है ना? उसका स्वभाव बहुत खराब था और कुछ हद तक भड़कीला था। मदद मांगने वालों को मना कर दिया जाता है और अपने वचन से पलट जाता है, उसके साथ गंदा खेल खेलता है। यहाँ तक कि अगर वह आंटी वान और यूएर के सामने उसके बारे में कुछ अच्छी बातें कहना चाहता तो उसे पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करें। गु चांगहुआई स्तब्ध रह गया, फिर चुप हो गया। उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। मो हुआ सही था, ऐसा लग रहा था। देखो, मो हुआ ने गु चांगहुआई की ओर देखा और आह भरी, अगर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगी तो मैं चाची वान और यूएर से तुम्हारे बारे में अच्छा कैसे बोल सकती हूँ? अगर मैं आपकी गलतियां जानता तो क्या मैं जो कुछ भी कहता वह बुरा नहीं होता? इसके लिए मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। मो हुआ ऐसा लग रहा था जैसे वह उचित और असहाय था। गु चांगहुआई की पलकें झपक गईं, लेकिन अपने चचेरे भाई और यूएर के बारे में सोचते हुए वह अंततः केवल आह भर सका, ठीक है, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मो हुआ की आंखें चमक उठी, मैं अग्नि बुद्ध को पकड़ना चाहता हूँ। गु चांगहुआई को अभी भी समझ नहीं आया, आप तो सिर्फ एक प्रशिक्षु हैं, आप अग्नि बुद्ध के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं? मो हुआ ने गंभीरता से कहा, मैं तुच्छ हूं और द्वेष रखता हूं। अग्नि बुद्ध मुझे मारना चाहता है, मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। गु चांगहुआई दंग रह गया। क्षुद्र, द्वेष रखता है, यह तो बहुत ज्यादा ईमानदार था, लेकिन छोटा होना शायद झूठ नहीं था। गु चांगहुआई की खूबसूरत आंखें मो हुआ की ओर देखते हुए थोड़ी सिकुड़ गईं, और कुछ, आपके द्वारा अग्नि बुद्ध को पकड़ने का कारण इतना सरल नहीं होना चाहिए। गु चांगहुई ने जोर देकर कहा, ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक के रूप में निश्चित रूप से उपयुक्त, उन्हें मूर्ख बनाना आसान नहीं था। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और फिर कहा,
अगर मैं आपकी मदद करूं, नहीं तो अगर ताओवादी दरबार में हम अग्निबुद्ध को पकड़ लें, तो क्या मुझे योग्यता अंकों में से कुछ हिस्सा मिल सकता है? क्या आपके पास योग्यता अंक इतने कम हैं? गु चांगहुआई ने आश्चर्य से पूछा। क्या योग्यता अंक कभी बहुत अधिक हो जाते हैं? मो हुआ ने जवाब दिया। गु चांगहुआई थोड़ी देर के लिए चौंके, फिर सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में संप्रदाय के शिष्य साधना संसाधनों, मंत्र बिंदुओं, सभी खर्चों और संप्रदाय प्रणाली के भीतर उन्नति के लिए मेरिट अंकों पर निर्भर करते हैं। जितने अधिक मेरिट अंक होंगे उतना बेहतर होगा। यहां तक कि ताओवादी न्यायालय के लिए भी यही स्थिति थी। मो हुआ ने कहा, अग्निबुद्ध से जुड़े मामले में कोई मेरिट पॉइंट नहीं है। गु चांगहुआई ने कहा, यह ताओवादी न्यायालय का मामला है और इससे संप्रदाय के लिए कोई मिशन नहीं निकलेगा। आखिरकार अग्निबुद्ध एक हत्यारा राक्षस था, जिसने खून से सने हाथों से पूरे परिवारों को खत्म कर दिया था। यदि कोई संप्रदाय का अनुयायी मिशन को स्वीकार कर ले और लापरवाही से काम करे और अग्निबुद्ध के हाथों मर जाए, तो यह एक बड़ी समस्या होगी। इसे संप्रदाय योग्यता अंक के रूप में नहीं गिना जाता है, लेकिन क्या इसे ताओवादी न्यायालय योग्यता अंक के रूप में गिना जा सकता है? मेरिट अंक देने से काम चल जाएगा। मो हुआ के चेहरे पर ऐसा भाव था कि मैं बहुत ज्यादा नखरेबाज नहीं हूं। गु चांगहुआई ने आह भरी। ठीक है, तो वह निश्चित रूप से ताओवादी न्यायालय के मेरिट अंक को रोक नहीं सकता था। हालांकि मो हुआ की प्रसन्न अभिव्यक्ति को देखकर गु चांगहुआई को हमेशा कुछ असहज महसूस होता था। इस बच्चे मो हुआ के दिल में कई योजनाएं छिपी हुई थीं, निश्चित रूप से उसके पास अन्य कारण थे। उन्होंने मो हुआ से जुड़ी हर बात को शुरू से अंत तक संक्षेप में याद किया। उनका दिल चिंता से कांप रहा था। आप गुप्त रूप से अग्निबुद्ध के उल्का अग्नि कौशल सीखने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, है ना? मो हुआ शांतचित्त होकर गु चांगहुआई की ओर चुपचाप देख रही थी। अंकल गु, क्या आपको लगता है कि मैं इसे सीख सकता हूं? गु चांगहुआई ने एक पल के लिए मो हुआ को गौर से देखा, फिर राहत की सांस ली और अपने मन को शांत करने लगा। ठीक है, आप इसे वैसे भी नहीं सीख सकते। उल्का अग्नि कौशल एक निश्चित तकनीक है जो आध्यात्मिक प्रभुत्व में अत्यंत शक्तिशाली है, जिसका अर्थ है कि इसे विकसित करने और नियोजित करने के लिए शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक मूल और मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यद्यपि मो हुआ चतुर है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक जड़ और आध्यात्मिक शक्ति उसकी योग्यता के 10वें हिस्से से भी कम है। आवश्यक गुणवत्ता और क्षमता के अभाव में अपनी बुद्धि के बावजूद वह निश्चित तकनीक सीखने में सक्षम नहीं होगा। गु चांगहुआई ने एक क्षण सोचा और फिर सहमति दे दी। आप ताओवादी दरबार के अधिकारियों के साथ मिल सकते हैं और अग्निबुद्ध की खोज में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3 प्रतिभाओं की सहमति आवश्यक है। समझौते की 3 प्रतिभाएं। हाँ, गु चांगहुई ने उन्हें सूचीबद्ध किया। सबसे पहले, इससे आपके संप्रदाय की साधना में देरी नहीं होनी चाहिए और अनुपस्थिति की छुट्टियों की अनुमति नहीं है। आप केवल अपने अवकाश के दौरान ही मदद कर सकते हैं, नियमित दिनों में संप्रदाय को न छोड़ें। दूसरा, तुम्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अग्निबुद्ध और यहां तक कि उनके साथी भी नींव निर्माण के मध्य चरण में हैं, जो तुम्हारी क्षमता से परे है। तुम भाग्य से 1-2 बार बच सकते हो, लेकिन अगर तुम एक बार भी असफल हुए तो तुम्हारी जान जा सकती है। यदि 3 प्रतिभाओं में से कुछ भी आपके साथ होता है, तो मुझे आपके चचेरे भाई को समझाने में परेशानी होगी और यूएर निश्चित रूप से दिल टूट जाएगा। तीसरा, यदि हम अग्निबुद्ध का पीछा करने निकले तो तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना होगा और लापरवाही या दुस्साहस से काम नहीं करना होगा। ... महम महम महम। मो हुआ ने लगातार सिर हिलाया। उनकी आवश्यकताएं अधिक नहीं थीं, ताओवादी दरबार में घुलने मिलने में सक्षम होना ही पर्याप्त था। जहां तक भविष्य के मामलों की बात है तो वह इसे अपने हिसाब से ही करेंगे। चूंकि उसने पहले ही ताओवादी दरबार में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी और अंकल गु के साथ 3 प्रतिभाओं के सहयोग समझौते पर पहुंच गया था, मो हुआ अब शर्मिंदा नहीं था। उसने तुरंत पूछा, अंकल गु, उस रात क्या हुआ था जब बिशन शहर के जेड परिवार का सफाया कर दिया गया था? अग्निबुद्ध बिशन शहर में कैसे प्रवेश किया? जी परिवार से कोई भी क्यों नहीं बच पाया? जी परिवार का विनाश क्यों हुआ? जी परिवार के विनाश के बाद अग्निबुद्ध कहाँ गए? क्या वे नहीं मिले? क्या कोई सुराग है? ... मो हुआ ने एक जिज्ञासु बच्चे की तरह पूछा और लगातार सवालों की बौछार कर दी। गु चांगहुई ने खुद को सिरदर्द से पीड़ित पाया। वह जानता था कि यह बच्चा बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन इस चोर के जहाज पर सवार होने के बाद पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
गु चांगहुआई ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी दिव्य इंद्री को मुक्त किया कि कोई आसपास तो नहीं है, और फिर अपने गले को चिकना करने के लिए पे का एक घूंट लिया, अपनी भौहें सिकुड़ी और भारी स्वर में बोला, जिस दिन आपने मामले की रिपोर्ट की थी, मैंने व्यक्तिगत रूप से लोगों को अग्नि बुद्ध की खोज में नेतृत्व किया था। हालांकि लुवान माउंटेन सिटी और बिशन सिटी के बीच की सीमा पर आग के केवल कुछ निशान थे, लेकिन अग्नि बुद्ध और उनके लोगों का कोई दृश्य नहीं था। मैंने जांच के लिए और लोगों को भेजा, लेकिन फायर बुद्धा और उनका दल बिना किसी निशान के गायब हो गया, मानो किसी ने उनके पदचिह्नों को छिपा दिया हो। और कुछ दिनों बाद जी परिवार का विनाश हो गया। मामले की बारीकियों की अभी भी जांच की जा रही है और विवरण की पुष्टि करना कठिन है, इसलिए मैं आपको केवल सामान्य स्थिति ही बता सकता हूं। किसी ने जी परिवार के गठन के साथ छेड़छाड़ की है। मूल बाह्य रक्षात्मक संरचना को आंतरिक जाल संरचना में बदल दिया गया। उस रात गहरी नींद में अग्नि बुद्ध अचानक जी घर के भीतर प्रकट हुए, तेजी से मंत्र पढ़े, उल्कापिंड की आग बरसाई जिससे कई लोग तुरंत मारे गए और घरों में आग लग गई, जिससे आग तेजी से फैल गई। फिर दर्जनों निर्दयी पाप साधकों ने आग का फायदा उठाकर जी परिवार के साधकों का वध कर दिया। शी परिवार ने जल्दबाजी में इस दल को सक्रिय कर दिया, यह आशा करते हुए कि वे इसका उपयोग दुश्मनों से बचाव के लिए करेंगे, लेकिन इसके बजाय दल ने उन्हें फंसा लिया और भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा तथा उन्हें आग की लपटों में दफना दिया। अग्नि बुद्ध की विधियां अत्यंत क्रूर थीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, अग्नि बुद्ध को जी परिवार से गहरी नफरत थी। वध करना पर्याप्त नहीं था, उसे जी परिवार के शरीरों को काटना पड़ा, उनकी हड्डियों को कुचलना पड़ा और उनकी राख को बिखेरना पड़ा। चूंकि इस संरचना ने उन्हें अलग थलग कर दिया था, इसलिए ताओवादी न्यायालय के विभिन्न पर्यवेक्षकों और प्रवर्तन नेताओं सहित बाहरी लोग अंदर नहीं जा सकते थे, और जो अंदर थे वे बाहर नहीं निकल सकते थे। इस प्रकार ताओवादी दरबार और बिशन शहर के सभी साधकों के सामने अग्नि बुद्ध ने पूरे जी परिवार का वध कर दिया। गु चांगहुआई ने इतना ही कहा, लेकिन वह अपने चेहरे पर गुस्से को बड़ी मुश्किल से छुपा पाए। मो हुआ को भी दया आ गई और वह चुपचाप आहें भरने लगा। उसके बाद क्या हुआ? मो हुआ थोड़ा हैरान था। अगर वह संरचना सीलबंद थी और एक जाल जैसी संरचना में बदल गई थी जिसने पूरे जी परिवार को फंसा लिया था, तो उसमें अग्नि बुद्ध भी फंस गए होंगे। अगर जी परिवार के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो अग्नि बुद्ध भी नहीं बच सकते थे। चांगहुआई के चेहरे पर गंभीरता थी। समस्या यही है। अग्नि बुद्ध ने जी परिवार का सफाया कर दिया, मानो मानव संसार से लुप्त हो गए हो और फिर ट्रैपिंग संरचना में गायब हो गए। बिशन शहर में अग्नि बुद्ध का कोई नामोनिशान नहीं था। न केवल अग्नि बुद्ध, बल्कि उनके साथ अपराध करने वाले दर्जनों पाप साधक भी गायब हो गए। इस अवधि के दौरान ताओवादी न्यायालय ने बिशन शहर और आसपास के सभी अमर शहरों की तलाशी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अब तक सुराग बहुत कम मिले हैं। गु चांगहुआई का चेहरा कठोर था, उनका मूड कुछ चिड़चिड़ा था। मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर पूछा, अंकल गु, क्या ताओवादी न्यायालय ने कारण और प्रभाव की गणना करने के लिए किसी को काम पर रखा है? गु चांगहुआई ने मो हुआ को आश्चर्य से देखा, क्या तुम कारण और प्रभाव को समझते हो? मो हुआ ने संयम से उत्तर दिया, थोड़ा सा। गु चांगहुआई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। हाँ, उन्होंने तो किया है, लेकिन वे इसका हिसाब नहीं लगा पाए और कहा कि निशान ढंक दिए गए हैं। तभी गु चांगहुआई ने कुछ नाराजगी जताई। मेरी राय में वे पर्याप्त कुशल नहीं हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और तो और, आज के युग में कौन अभी भी स्वर्गीय गुप्त गणना, कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी की बात करता है? ये रहस्यमय बकवास के अलावा और कुछ नहीं है, लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। ये सुनकर मो हुआ को एहसास हुआ कि गु परिवार के पास शायद स्वर्गीय गुप्त गणना की विरासत नहीं थी। उनका परिवार स्वर्गीय गुप्त कारण और प्रभाव में मूर्ख था। मो हुआ को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। स्वर्गीय रहस्य अप्रत्याशित है, कारण और प्रभाव अस्पष्ट है, इसे समझाना बहुत कष्टकारी होगा। मो हुआ ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, हाँ हाँ। यद्यपि गु चांगहुआई को स्वर्गीय गुप्त गणना समझ में नहीं आई, फिर भी उसके पास तीव्र अंतर्ज्ञान था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जब मो हुआ उसकी ओर देखती थी तो उसमें सहानुभूति की झलक होती थी, जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। ये देखकर कि गु चांगहुआई थोड़ा नाखुश दिख रहा था, मो हुआ ने जल्दी से विषय बदल दिया। अंकल गु, क्या कोई और सुराग है? गु चांगहुआई व्यवधान से विचलित होकर वास्तव में ये भूल गया कि मो हुआ द्वारा उसे एक स्वर्गीय गुप्त मूर्ख के रूप में देखा जा रहा है।
और कुछ नहीं है, हमारे पास बस यही सुराग है, गु चांगहुआई ने कहा, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। संप्रदाय में वापस जाओ और ठीक से साधना करो। गु चांगहुआई छोटे उपद्रवी मोहुआ से छुटकारा पाना चाहता था। ये देखकर मोहुआ ने कहा, मुझे एक सुराग मिला है। गु चांगहुआई को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, आपके पास क्या सुराग हो सकता है? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। मोहुआ ने अपना सिर झुकाया और अपने कटोरे में चिकन पैर को संभालने लगा। ये चिकन लेग, जो रंगीन चिकन से आया हुआ प्रतीत होता था, बड़ा और कोमल था तथा इसका स्वाद भी बहुत स्वादिष्ट था। मोहुआ द्वारा लटकाए जाने के कारण गु चांगहुआई की भावनाएं जटिल थीं। ऐसा पूछने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने ही गौरव को ठेस पहुंचा रहा है। यह न पूछना कि क्या ये सचमुच एक महत्वपूर्ण सुराग था। यद्यपि यह बच्चा डींगे मारने का आदी था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वह ऐसे गंभीर मामलों में झूठ नहीं बोलेगा। गु चांगहुआई ने एक क्षण के लिए सोचा और केवल असहाय होकर आहें भर सका। अग्नि बुद्ध मामला अधिक महत्वपूर्ण था। मुझे तुम पर विश्वास है, आगे बढ़ो और मुझे बताओ। गु चांगहुआई ने आह भरी। मोहुआ ने संकोच नहीं किया और सीधे कहा, फूल सज्जन, फूल सज्जन। गु चांगहुई ने भौहें चढ़ा दी। उस बलात्कारी को, मोहुआ ने समझाया, मैंने उसे अग्नि बुद्ध से मुलाकात से पहले ही पकड़ लिया था। मैंने अग्नि बुद्ध और उनके लोगों को पुष्प सज्जन को हुआ लिउलांग कहते सुना। संभवतः वे एक दूसरे को जानते थे और पुष्प सज्जन का लुवान पर्वतीय शहर में प्रकट होना शायद अग्नि बुद्ध के साथ मिलकर एक परिवार का विनाश करने के लिए था। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि उसने एक पुनःपूर्ति तकनीक का अभ्यास किया था और बुरी इच्छाओं से ग्रस्त था, वासना से जल रहा था, वह बिशन शहर में कोई कदम नहीं उठा सकता था क्योंकि इससे लक्ष्य डर जाता। इसलिए उसने बिशन शहर के पास लुवान माउंटेन सिटी में महिलाओं को चुना ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? मोहुआ ने गुस्से से जवाब दिया, आपने मुझसे पहले कभी नहीं पूछा। इसके अलावा जब रिपोर्ट बनाई गई तब तक फ्लावर जेंटलमैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें ताओवादी जेल भेज दिया गया था, जो प्रभावी रूप से आत्मसमर्पण था। मोहुआ ने अवचेतन रूप से उसकी उपेक्षा की। अब जब कोई सुराग नहीं था, मोहुआ ने कुछ देर तक इस पर विचार किया और उसके बाद ही फ्लावर जेंटलमैन की स्मृति को विस्मृति से वापस खींचा। गु चांगहुआई ने सिर हिलाया, तो फिर देर मत करो, मैं तुरंत लुवान माउंटेन सिटी जाऊंगा। क्या वह क्यानिक्सुए राज्य सीमा के भीतर ताओवादी जेल में नहीं है? गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया, स्थानीय मामलों को आमतौर पर तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाता जब तक कि सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती। मोहुआ ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं भी चलूंगा। बिल्कुल नहीं। गु चांगहुआई ने बिना कुछ सोचे इस विचार को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो मोहुआ ने आगे जोर नहीं दिया, बस सहजता से कहा, तो जब तुम उससे पूछताछ करो, अगर कुछ भी तुम्हें समझ में न आए तो वापस आकर मुझसे पूछ लेना। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्योंकि फ्लावर जेंटलमैन को मैंने पकड़ लिया था। मोहुआ ने एक बार फिर जोर दिया। गु चांगहुआई को अचानक रोक दिया गया, वह खुद को रोक नहीं पाए और बोले, ठीक है, आप भी आइए। मोहुआ की आंखें चमक उठी, मम। इसलिए गु चांगहुआई ने वेनरेन वान से कहा कि वह मोहुआ को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएगा। वेनरेन वान कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि गु चांगहुआई को मोहुआ को बाहर ले जाने में क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन गु चांगहुआई को अनिच्छुक और मोहुआ को उत्साहित देखकर मोहुआ के लिए यह बुरा नहीं होगा, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और चेतावनी दी। सड़क पर सावधान रहें, मोहुआ का अच्छे से ख्याल रखना। वेनरेन वान ने फिर से चेतावनी दी। हाँ, गु चांगहुआई ने आह भरी। इसके बाद मोहुआ गु चांगहुआई के साथ गु परिवार की गाड़ी में सवार होकर रात में तेजी से आगे बढ़ते हुए लुवान पर्वत शहर पहुंचा। लुवान पर्वतीय शहर में प्रवेश करके वे ताओवादी न्यायालय की ओर बढ़े। गु चांगहुआई ने पर्यवेक्षक का बैज दिखाया और लुवान पर्वतीय शहर के नीचे ताओवादी जेल में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर गया। हालांकि जब उन्हें फ्लावर जेंटलमैन मिला तो गु चांगहुआई का चेहरा ठंडा पड़ गया और मोहुआ की निगाहें तेज हो गईं। फूल सज्जन अपनी कोठरी में लेटा हुआ, सांस रुकी हुई, वह पहले ही मर चुका था, मृत्यु मौन और अगोचर। मोहुआ ने ऊपर देखा, दमनकारी रूप से नम और अंधेरे ताओवादी जेल का निरीक्षण किया, अपनी आवाज धीमी की और गु चांगहुआई से फुसफुसाया, अंकल गु, क्या मेरा मतलब है, क्या हमारे ताओवादी न्यायालय में संभवतः कोई आंतरिक गद्दार है?
गू चांगहुआई का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, शब्दहीन।